Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to another lecture of Law Prep Tutorials Indian Express Explained series. इस सीरीज में हम थ्रू आउट द वीक जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आते हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके उन पे हम लेक्चर्स बनाते हैं सो दैट ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत अच्छे से कवर हो जाएं. सो टुडेज टॉपिक इज हाउ इंडियन इकोनॉमी slid to sixth largest in the world with Japan, UK overtaking. अब ये न्यूज हम सब पढ़ चुके हैं, है ना. लास्ट वीक की कब की न्यूज है ये देखिए, 18 अप्रैल की न्यूज है. तो सबको बुरा तो लगा, है ना. वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. और अचानक एक दिन आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है और हमें पता चलता है कि वी आर नॉट द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एनीमोर, वी आर द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. वी हैव स्लिड डाउन टू द सिक्स्थ पोजीशन. तो नेचुरली हमें लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, बुरा लग रहा है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक नेशनल इंटेग्रिटी, एक फ्रिटर्निटी, एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक फीलिंग ऑफ लव टूवर्ड्स नेशन होती है. जब हम ये रैंकिंग्स देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ पोजीशन पे है एंड सून वील बी ओवरटेकिंग जर्मनी. हम थर्ड आ जाएंगे, फिर हम सेकंड आ जाएंगे, चाइना से कम्पीट करने लगेंगे. अब इस सब के बीच जब ये वाली न्यूज आती है तो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए इसको समझना, इसको अपने आप को एक्सप्लेन करना कि अगर ये चेंज हुआ है रैंकिंग में तो क्यों हुआ है. तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी रिपोर्ट जो आई है, और वही आज करेंगे हम इस लेक्चर में. तो ये हेडलाइन कहती है कि इंडिया स्लिड हो गया है सिक्स्थ पोजीशन पे. इंडिया सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी. When the IMF calculates its rankings in US dollar terms, it uses just a second. Yeah, it uses two data points: a country's GDP in the local currency and the exchange rate with dollar. On both these counts, India has suffered significant setbacks in the last 12 months. तो हमने इसके हेडलाइन के नीचे लिखा हुआ है मेथोडोलॉजी, या वो मेथड या तरीका जो IMF यूज करता है कैलकुलेशन के लिए रैंकिंग्स, और इनमें इंडिया क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पिछले 12 महीनों से, हम वो देखेंगे. आइए देखते हैं. Okay, so as per the new reports by IMF, this is supposed to be India's map. Okay, yes, this is the right map of India. Yes, as per the reports of the IMF, अब रैंकिंग क्या हो गई है. पहला यूएस है, फॉलोड बाय चाइना. यूएस फॉलोड बाय चाइना एट 20.85 यूएस डॉलर ट्रिलियन 85 यूएस डॉलर. तीसरा आता है बहुत ज्यादा गैप के बाद 5.45 ट्रिलियन डॉलर्स पे जर्मनी. अब फोर्थ आता है, पहले हम फोर्थ थे, अब फोर्थ आता है जापान जो 4.37 यूएस डॉलर्स पे ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पे आता है. फिर यूके आता है फिफ्थ पे 4.26 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स. सिक्स्थ पे इंडिया आता है 4.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, followed by France, Italy, Russia and Brazil. Okay, so this is the current ranking which has been given by IMF or the International Monetary Fund. अब अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसी रिपोर्ट की वजह से ये पूरा लफड़ा चल रहा है ना. तो ये रिपोर्ट कौन देता है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब ये क्या है, इस रिपोर्ट के बारे में क्या लिखा है कि ये एक सर्वे है ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसीज बाय आईएमएफ स्टाफ. कौन इसको स्टडी करके रिलीज करता है? आईएमएफ स्टाफ रिलीज करता है, which is usually published twice a year. Okay, usually published twice a year. It presents and analyzes projections of world economy in near and medium term, which are integral elements of IMF's surveillance of economic developments and policies in its member countries and of the global economic system. They consider issues affecting एडवांस्ड इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. इन तीन कैटेगरीज में ये स्टडी करते हैं, एडवांस्ड, इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. तो इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमीज में आता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड एड्रेस टॉपिक्स ऑफ प्रेसिंग करंट इंटरेस्ट. अब यहाँ क्या लिखा है कि साल में 2 बार ये रिपोर्ट आती है. तो देखो अभी आई हुई है, तो ये कब आती है? अप्रैल में आती है.
इसके बाद ये आती है अक्टूबर में आती है। अब इसके साथ साथ दो और इन दोनों, तो ये दो रिपोर्ट्स आती हैं, मेन रिपोर्ट साल में 2 बार आती हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में छोटे छोटे रिविजन्स भी आते हैं, जो 2 होते हैं, जो आते हैं जनवरी और जुलाई के महीने में। ओके, तो मेन 2 रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं इस समय, और इसके बाद जनवरी और जुलाई के मंथ में आती हैं इसमें इंटरिम रिपोर्ट्स। ओके, अब हमें क्या देखना है, यहाँ एक नोट दिया हुआ है, फॉर इंडिया डेटा एंड प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंटेड ऑन फिस्कल ईयर basis with FY 2025-26 starting in April, shown in 2025 कॉलम। तो 25-26 का 2025 में दिखाया गया है। इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस एक्चुअली 2026 के क्या है, 6.6, और 2027 के हैं 6.7। ओके, तो यहाँ हमें 0.1 की और 0.2 की डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, जो एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हम 6th पोजीशन पे स्लाइड हुए हैं। अब हमें अगर ये समझना है ये सब क्यों हो रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो कैलकुलेट कैसे होती है। अब इसमें जब कैलकुलेशन होता है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, 2 चीजें इनटू अकाउंट ली जाती है। पहला है जीडीपी इन डोमेस्टिक करेंसी, मतलब हमारा आईएनआर या रुपी में जो 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 हमारा जीडीपी है उसको अकाउंट पे लिया जाता है। और सेकंड, करेंसी वैल्यू अगेंस्ट यूएस डॉलर। ओके, तो इन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस की जाती हैं और रैंकिंग्स दी जाती हैं कंट्रीज को बेस्ड ऑन व्हाट इज द साइज ऑफ देयर इकोनॉमी। अब हमको ये समझना है कि पिछले 12 महीनों में हमने इन दोनों जगह क्या फ्लक्चुएशंस देखे हैं, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस डिस्क्रिपेंसी, मतलब इस बदलाव का सबसे बड़ा एक कॉज है कि इंडिया ने अपना जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम बहुत सिंपल भाषा में नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल भाषा में। इसमें आगे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस और डिफरेंशिएशंस होते हैं, पर आपका ये समझना जरूरी है कि हम जीडीपी को कई बार नेशनल इनकम भी कहते हैं, और जीडीपी का क्या मतलब है, टोटल अमाउंट और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, और ये होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। इसका मतलब जीडीपी का क्या मतलब है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। डबल काउंटिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इंडिया ने क्या किया है, अपना जीडीपी कैलकुलेशन का एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर मतलब उस बेस ईयर पे जो प्रोडक्शन हुआ था उससे कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इस साल का प्रोडक्शन वैल्यू, हम उससे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमने रिसेंटली हमारा जीडीपी कैलकुलेशन का ईयर 2011-12 से चेंज करके 2022-23 कर दिया है। ये एक फैक्टर हो गया। अब अगर हम जनरल प्राइस लेवल्स 2011-12 के देखें और जनरल प्राइस लेवल्स 2022-23 के देखें, प्रेजेंट ईयर जो कि 2026-27 है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां और यहां के प्राइस लेवल्स में ज्यादा फर्क हो गया है, यहां और यहां के। नेचुरली इसके और इसके प्राइस लेवल्स में ज्यादा फर्क होगा, क्योंकि ये तो अभी का ही चेंज है, बहुत पास है ये दोनों साल। तो ये बेस ईयर, जब इस बेस ईयर से हम हमारा जीडीपी प्रेजेंट ईयर का कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जीडीपी थोड़ा ज्यादा आता है, और अगर इस बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जीडीपी थोड़ा कम आता है।
इसीलिए एक फैक्टर हो गया कि इंडिया ने अपना जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर चेंज किया है, इसलिए हमारे जीडीपी कैलकुलेशन और हमारे अगले साल के जीडीपी प्रिडिक्शंस में कुछ फर्क आया है और रिड्यूस्ड नंबर हमें देखने को मिल रहा है। कोई और स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है क्या इकोनॉमी में? स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होना। जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जब तब हमने हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे। लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी चल सेम टाइप से रही है, सेम स्ट्रक्चर में चल रही है, सेम ढांचे पे चल रही है, बस हमने कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा बदला है। तो यहां से हमको थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारे रैंकिंग कैलकुलेशन में आईएमएफ के। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है करेंसी वैल्यू अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो अगर हम पिछले एक साल में देखें तो यूएस डॉलर की वैल्यू अपने आप में घटी है एज अगेंस्ट येन एंड पाउंड। ओके, अपने आप में यूएस डॉलर की वैल्यू घटी है। और दूसरा, यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपी की वैल्यू भी घटी है। क्यों घटी है इंडियन रुपी की वैल्यू? इसके मल्टीपल रीजंस है। पहला रीजन हो गया इम्पेंडिंग ट्रेड डील। ओके, हम बहुत ऑलमोस्ट एक साल से इंडिया यूएस ट्रेड डील का इंतजार कर रहे थे। इसके चलते जनवरी से पहले डॉलर के अगेंस्ट रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि एट द सेम टाइम वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ टैरिफ्स एज वेल। इसी की वजह से यूएस के सामने यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपी थोड़ा वीक हुआ है। एंड फाइनल blow in the coffin, final nail in the coffin was the वेस्ट एशिया वॉर। अब मुझे बताओ कि वेस्ट एशिया वॉर की वजह से रुपए की वैल्यू क्यों गिरेगी? अब उसका रीजन ये है कि वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल के हमारे इंपोर्ट्स थे वो बहुत महंगे हो गए, तो बहुत ज्यादा डॉलर का आउटफ्लो होने लगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। अब इसकी वजह से हमारी रुपी की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि हमको डॉलर में खर्चा ज्यादा करना पड़ा, हमारे पास कम डॉलर बचे। ओके, तो इन सब रीजंस की वजह से एक तो रुपी की वैल्यू गिरी है, एंड एट द सेम टाइम डॉलर के सामने येन और पाउंड की वैल्यू बढ़ी है। अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करें, पहले तो हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिरना और उस कम वैल्यू पे भी इंडियन रुपी की वैल्यू गिरना। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो नेचुरली येन और पाउंड आगे निकल जाएंगे हमसे, which is why Japan and UK have surpassed India in this ranking. अब इसमें अगेन सेम क्वेश्चन, क्या इंडियन इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है? द आंसर इज नो। इंडियन इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है, कोई बहुत ज्यादा ब्लैक स्वान इवेंट नहीं हुआ है। ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है? जो सदियों में एक बार होता है और जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ब्लैक स्वान इवेंट तो कुछ हुआ नहीं है। हमने एक तो यहाँ हमारे कैलकुलेशन का तरीका बदला है, दूसरा जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से रुपी की वैल्यू कम हुई है डॉलर के सामने, उस वजह से अगर हम 1 और 2 इसको मिलाएं, इसीलिए इंडिया की पोजीशन 4th से स्लाइड डाउन करके 6th हो गई है। ओके, देखिए यहां अगर हम देखें तो ये इंडिया है, ये यूके है, ये जापान है। ओके, तो अगर हम यहां देखें तो यहां इंडिया आगे निकल चुका था और आगे प्रोजेक्शंस में हाउएवर इंडिया थोड़ा कम हो गया है और जापान और यूके आगे हो गए हैं। देखिए, जब हमने डिस्कस किया था कि पहले 2011-12 बेस ईयर होता था, अब 2022-23 बेस ईयर होता है, तो दोनों बेस ईयर्स को लेके दो जीडीपी प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं इस प्रेजेंट ईयर की।
2011-12 से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ है 35713,886 हमारा जीडीपी होना चाहिए। पर बिकॉज हमने कैलकुलेशन मेथड बदला है तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2022-23 से, तो हमारा जीडीपी यहाँ है 34547157। अगर हम देखा है तो 35713,886 और 34547157, ये बड़ा है। 2011-12 से हमने जो कैलकुलेट किया है वो बड़ा है। तो अब देख रहे हो कि हमारे जीडीपी में एक्चुअल जीडीपी हमारा कम नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज हमने कैलकुलेशन का मेथड बदला है ना, तो हमें रिजल्ट दूसरा आ रहा है, थोड़ा कम जीडीपी आ रहा है। अब सवाल है कि हमने कैलकुलेशन का मेथड क्यों बदला और हमने हमारा बेस ईयर क्यों चेंज किया। हमने न्यू बेस ईयर ले आए हैं 2022-23, किसको रिप्लेस करके, 2011-12 को रिप्लेस करके। क्यों लाए हैं, क्योंकि बहुत सारे, जब हम देखिए जीडीपी कैलकुलेशन करेंगे 2011 से 2026 का, तो हमको बीच में इस ग्राफ में एक बहुत ज्यादा लो पॉइंट देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट काय का है, कोविड की वजह से जो हमारी इकोनॉमी में डिसरप्शंस आए हैं उन डिसरप्शंस का है। और हम नहीं चाहते कि इन डिसरप्शंस की वजह से हमारा आगे का जीडीपी कैलकुलेशन बिगड़े, इसलिए हम इन डिसरप्शंस को क्रॉस करके 2022-23 से हमारा आगे 2022-23 को हमारा बेस ईयर बना के आगे का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सेकेंड चीज क्या है, बेटर डेटा सोर्सेस। तो गवर्नमेंट ने पोस्ट 2011-12 एट प्रेजेंट वी हैव अ लॉट ऑफ बेटर सोर्सेस टू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो उन बेटर सोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे हम, तब जाके हम 2022-23 से कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्गर हाउस होल्ड एस्टिमेट्स। अब आप अगर जानोगे कि इन द पास्ट 7 to 8 ईयर्स हमारा इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हुआ है। इकोनॉमी का इंटीग्रेशन मतलब इकोनॉमी में जो डिसऑर्गेनाइज्ड चीजें, डिसऑर्गेनाइज्ड लोग और ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, उनको हमने इंटीग्रेट करके क्या कर दिया है, स्ट्रीमलाइन। कैसे किया है हमने ये, इसको हमने किया है इंक्लूजन से। किस टाइप के इंक्लूजन से हमने किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो फॉर्मल बैंकिंग इकोनॉमी होती है, जिसके बेसिस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमने जो लोग इंक्लूडेड नहीं थे उनको इंक्लूड किया है। कैसे, पीएम जनधन योजना से उनके बैंक अकाउंट्स खोल के, यूपीआई इंट्रोडक्शन से। देखिए छोटे से छोटे दुकान पे भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, तो ये जो आपके सारे ट्रांजैक्शंस है ये पूरी इकोनॉमी में क्या हो गए हैं, इंटीग्रेट हो गए हैं। तो अब छोटे से छोटा अगर आप चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हो तो वो आपके जीडीपी कैलकुलेशन में आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इंप्रूव्ड इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी में सारी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस के इंक्रीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब आप लोग ये मुझे बताओ कि 2011-12 से कंपैरिजन में प्राइस लेवल ज्यादा इंक्रीज होंगे या 2022-23 से? ऑब्वियसली 2022-23 से 2011-12 का जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो बहुत ही पुराना हो जाएगा और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू 22-23, इसीलिए हमने बेस ईयर चेंज कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, डबल डिफ्लेशन यूज। पहले जो मेथड था हम सिंगल बार डिफ्लेशन यूज करते थे। इसका मतलब हम क्या करते थे, डिफ्लेशन क्या होता है कि जीडीपी कैलकुलेशन में से हम अगर इन्फ्लेशन को हटा देंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा असली जीडीपी कितना है। पहले हमको 2 बार इन्फ्लेशन को हटाना पड़ता था क्योंकि हमने देखा है 2011-12 इज वेरी फार अवे फ्रॉम 2026, इसलिए हमको 2 बार इन्फ्लेशन हटाना पड़ता था, बट नाउ वी कैन डू सिंगल डिफ्लेशन। देन देयर इज सप्लाई यूज
टेबल्स एडेड। तो इस कैलकुलेशन में जो नया मेथड है, पहले क्या होता था, बहुत सारे गुड्स जो होते थे, सप्लायर तो बोलता था मैंने सप्लाई कर दिया, लेकिन वो बिकते नहीं थे अगर मार्केट में जाके। तो उसका स्टेटस क्या होता था, क्या हम उसको जीडीपी में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो सप्लायर यूज टेबल्स हैं, ये इन गैप्स को फिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेटर कवरेज ऑफ न्यू इकोनॉमी, जैसे गिग वर्कर्स 2011-12 में, तो 2011-12 में तो जोमैटो, स्विगी, जेप्टो ये सब नहीं थे। तो अब इनकी जो सैलरी आती है वो हम जीडीपी में ऐड कैसे करते। तो हमने एक और इंक्लूसिव तरीका लिया है, जिससे हम नए नए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, हाउस होल्ड सर्विसेज हैं, हम कई सारी हाउस होल्ड सर्विसेज के लिए, हमारे घर के जो काम होते हैं उसके लिए भी पेमेंट ऑनलाइन करने लगे। तो इस सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हमको एक नया तरीका चाहिए था जीडीपी कैलकुलेशन का, जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्रूव्ड क्वार्टरली जीडीपी, हम हमारे जीडीपी को क्वार्टर बाय क्वार्टर मेजर करते हैं। हम एक साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि किस क्वार्टर में कितनी ग्रोथ और कितना फॉल हुआ है। अब जो पुराना मेथड था, मान लो कि फर्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, सेकेंड क्वार्टर में गिरा है, और थर्ड क्वार्टर और क्वार्टर फोर्थ में भी इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम ऐसा देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज, सेकेंड में फॉल, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में इंक्रीज, ऐसा ऐसा देखा जाएगा। तो इस ग्लिप को हटाने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ओवरऑल तो इंक्रीज हुआ है। इसीलिए दिस इज ऑल्सो वाई एक स्ट्रीमलाइंड क्वार्टरली जीडीपी हम पढ़ पाएंगे इस मेथड से। एंड बैक सीरीज डेटा लेटर, मतलब बैक सीरीज डेटा क्या होता है, इस साल से पिछले साल का जो डेटा था, हमको वो भी जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। तो वो जो डेटा है वो हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे और बाद में वेरियस कैलकुलेशंस करेंगे पिछले डेटा के बेसिस पे। अब हमने ये देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, और ये रियल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है भी या नहीं है, हम ये तीनों चीजें देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। हम सबके मन में ये सवाल है कि चलो फोर्थ से सिक्स्थ पे स्लाइड हो गए, और चलो मैम आपकी बात भी मान ली कि असली कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में। तो अब आप मुझे बताओ कि अब हम वापस कैसे पहुंचेंगे फोर्थ पे, क्या हम कभी रिकवर कर पाएंगे। तो as per IMF predictions and as per Indian predictions, yes, this recovery will definitely happen. Let's see. अगर अभी हम देखें 2026 का, जर्मनी है, उसके बाद जापान है 4379 पे, उसके बाद यूके है 4265 पे, उसके बाद इंडिया है 4153 पे। अब अगर हम हमारी रिकवरी ट्रैजेक्टरी देखें, बाय नेक्स्ट ईयर विल बी 4579 and UK will be 4466. We would have already overtook UK. Japan would be 4562. We are 4579. तो possibly जापान को भी हम ओवरटेक 2027 तक ही कर लेंगे, जिसका क्या मतलब है, we'll be back to our fourth position by 2027. Why? कैसे होगा ये? क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, कोई कोर प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी इकोनॉमी में, हमने बस कैलकुलेशन का तरीका चेंज किया है। एंड सून वी विल बी बैक एट फोर्थ पोजीशन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ से थर्ड कब आएंगे। तो अगर हम प्रिडिक्शंस वापस देखें तो 2028 तक हमारा 5059 हो जाएगा, जर्मनी का 5819 रहेगा। हम जर्मनी को सरपास कब कर पाएंगे, हम जर्मनी को सरपास कर पाएंगे 2031 में, जब 6792 हमारा जीडीपी हो जाएगा और जर्मनी का 6352 ही रहेगा। तो बाय 2031 वी वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड as per the IMF's World Economic Outlook predictions. Okay, so I hope I've put all of your stresses at ease कि फोर्थ से सिक्स्थ कैसे हो गए अचानक, नेक्स्ट ईयर वापस फोर्थ हो जाएंगे as per the predictions what the IMF and the government of India has been telling us. अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कितनी बार साल में पब्लिश होती है। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, 2 5 3 1 कितनी बार होती है बताना आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Government of India has adopted which of the following financial years as the new base year for GDP calculation? Okay, 2011-12, 15-16, 22-23 or 26-27. Which year was the IMF founded? अभी ये मैंने नहीं बताया है, तो ये आप मुझे पढ़ के बताओगे कि which year was the International Monetary Fund founded? 1979, 1950, 1962 or 1944? Which of the following statements is or are true about the IMF? It was founded during the Bretton Woods Conference. The organization is headquartered at Washington, D.C. It's a specialized agency of the United Nations. One sahi hai, only one and two sahi hai, only 2 and 3 sahi hai, या all 3 सही हैं. इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं. ओके, yes. Okay, so this was the lecture on India's 4th to 6th change in position in terms of the size in global economy. I hope you had something to learn from this lecture. इन सारे questions के answers मुझे बताइए comment section में. In case you have any doubts, you can mention that in the comment section and I'll make sure that I answer those doubts personally. अब आपकी क्लैट की प्रेपरेशन बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत तेज हो जानी चाहिए. न्यूज़पेपर्स खटाखट पढ़ना स्टार्ट हो जाना चाहिए. रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत जरूरी है. मंथली वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है और उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक सिलेबस पढ़ना भी बहुत जरूरी है. तो इसीलिए आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट. अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं अपनी तैयारी में तो अब हो जाइए, बिकॉज नाउ इज हाई टाइम. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.